फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज का मतलब ये यूपीएससी की बात हो रही है। इसमें भी ये आपके आईएएस पीसीएस और जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, और भी कुछ जो है सब ऑर्डिनेट सर्विसेज हैं। इसमें जुडिशियल सर्विसेज की बात नहीं करेंगे, आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उनकी बातें नहीं करेंगे हम लोग। पहली चीज़। दूसरी चीज़, फाउंडेशनल वैल्यू क्या है? कोई भी वैल्यू जो बुनियादी है, कोई भी मूल्य जो बुनियादी हैं, शुरुआती लेवल पे हैं, वो फाउंडेशनल वैल्यूज होते हैं। ठीक ना? एग्जाम्पल के तौर पे आपने अपनी ज़िंदगी के शुरुआती फेज में जो चीज़ें सीखी, जो मूल्य आपको मिले, वो फाउंडेशनल मूल्य वो जो है वैल्यूज हो गए, बुनियादी मूल्य हो गए, और वही आपकी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। आपकी पर्सनैलिटी का मेन हिस्सा होते हैं वो मूल्य जो आपकी शुरुआती ज़िंदगी में आपको दिए गए। वो क्योंकि वही जो है मायने रखता है। उसी के अकॉर्डिंग आगे आपका फ्यूचर डिसाइड होगा, आप कैसे इंसान हैं वही मूल्य डिसाइड करेंगे। और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, कुछ वैल्यूज़ आप बाद में सीखते हैं और उन अपनी पुरानी वैल्यूज़ के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। वो वैल्यूज़ सबऑर्डिनेट वैल्यूज़ होती हैं। सबऑर्डिनेट वैल्यूज़ ये कोई कैटेगरी नहीं है। सबऑर्डिनेट का मतलब ये उसके साथ जुड़ जाती हैं, सपोर्टिव वैल्यूज़ होती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन आपकी जो फाउंडेशनल वैल्यूज़ होती हैं ना, उसको रिप्लेस नहीं करती। आपके नोट्स में फाउंडेशनल वर्सेस सप्लीमेंट्री वैल्यूज़ दिया होगा। सप्लीमेंट्री वैल्यू भी कोई वैल्यू नहीं होती, किताब में आपको इसका जिक्र नहीं मिलेगा। सप्लीमेंट्री वैल्यू ये समझाने के लिए दिया गया। जैसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होता है, जैसे अंग्रेज भारत में थे ना, तो शुरुआत में जो भारतीय नेता चुने जाते थे ना, उनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। उन्होंने कानून कोई पास कर दिया, तो उस पे भारत के लोग जो हैं एक सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछा और फिर अंग्रेज़ों ने एक जवाब दे दिया। अब भारतीय लोगों को वो जवाब पसंद आए या ना आए, वो सवाल दोबारा अंग्रेज़ों से नहीं पूछ सकते। तो जो दोबारा सवाल पूछना यानी कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, या हिंदी में बोलते हैं पूरक प्रश्न। तो वैसे ही सप्लीमेंट्री वैल्यूज यानी कि पूरक मूल्य। पूरक मूल्य क्या है? किसको पूर्ण कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, वो आपके फाउंडेशनल या बुनियादी मूल्यों को पूरा कर रहे हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। एक जज है, ठीक है, वो अपने ऑफिस, अपने जो है कोर्ट जाता है, एकदम टाइम पे पहुंचता है, एकदम पंक्चुअल है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहा है। एकदम 9 बजे का टाइम है तो 9 बजे वो पहुंच गया। ये पंक्चुअलिटी क्या है? वैल्यू हुई कि नहीं उसकी? उसकी वैल्यू हुई ना, मूल्य हुआ। लेकिन ये मूल्य आपका फाउंडेशनल मूल्य हुआ, जो है बुनियादी मूल्य हुआ, फाउंडेशनल वैल्यू हुई। क्यों? क्योंकि उसका टाइम पे पहुंचना उसको डिफाइन नहीं कर रहा। एक जज का टाइम पे पहुंचना, क्या ये कह सकते हैं कि वो जज बहुत बेहतरीन है, एकदम टाइम पे आ जाते हैं, 8:58 पे पहुंच जाते हैं, 9 बजे से कोर्ट होती है? नहीं। जब अगर हम कहें कि वो जज बहुत ईमानदार है, ऑनेस्टी एक वैल्यू है। अगर हम ये कहें कि उस जज के अंदर बहुत ही बेहतर सत्यनिष्ठा है, ईमानदारी है, उसके सामने उसका बेटा भी आ जाए कटघरे में, वो एक वर्ड जो है उसके पक्ष में नहीं बोलेगा, एकदम ईमानदारी से पड़ा रहेगा और ईमानदारी से फैसला देगा। तो यहाँ पे ईमानदारी क्या हुई? ईमानदारी उस जज के लिए एक फाउंडेशनल वैल्यू हो गई, और बाकी टाइम पे आना ना आना वो सप्लीमेंट्री वैल्यू हो गई, एडिशनल हो गया। ठीक है ना? ये एक टीचर है मान लीजिए, उस टीचर की फाउंडेशनल वैल्यू क्या हुई? स्टूडियस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है एक रिसर्चर टाइप का होना चाहिए, रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए। ये उसकी फाउंडेशनल वैल्यू हो गई। सप्लीमेंट्री वैल्यूज उसकी क्या है कि हाँ वो क्लास में है, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करके वो चीज़ें एक्सप्लेन करे, या फिर जो है वो खुद टाइम पे आ रहा है, डिसिप्लिन है उसके अंदर, वो भी जो है क्या है, सप्लीमेंट्री वैल्यू हो गई। फाउंडेशनल क्या हुई कि वो किस तरीके से क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे कॉन्सेप्ट जो है दे रहे हैं, आपको सामने कर रहे हैं।
डिफरेंस समझ में आया? सबको समझ में आया फाउंडेशनल वैल्यूज और सप्लीमेंट्री वैल्यूज में? तो ऐसे ही जो है डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हैं भारत में, अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग फील्ड्स हैं जिसमें अलग अलग फाउंडेशनल वैल्यूज होती हैं। अब अलग अलग प्रोफेशन की अगर हम लोग बात करें, जुडिशरी की बात करिए, तो जुडिशरी में जजेस हैं या वकील हैं, उनके लिए फाउंडेशनल वैल्यूज क्या होंगी अपने से बताइए। चलिए हम एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है? मतलब दो तीन वैल्यूज हम बता रहे हैं, चार वैल्यूज, और आप में से कोई एक बताए। जैसे एक है रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, पंक्चुअलिटी। इन चारों में से कौन सी फाउंडेशनल वैल्यू होगी जुडिशरी के लिए? और इसमें से दो है फाउंडेशनल वैल्यू, दो नहीं है, दो सप्लीमेंट्री वैल्यू होगी। चौथा क्या बताएं? रिस्पेक्ट, पहला रिस्पेक्ट, दूसरा बताए हैं ऑनेस्टी, तीसरा क्या बताएं? पंक्चुअलिटी। भूल गए हम खुद ही। रिस्पेक्ट कैसे होगी? अगर एक जज है, एक वकील है, उसका रिस्पेक्ट से उसको सामने वाले की रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट से क्या लेना देना? उसको तो नॉर्मली क्लाइंट के तौर पे ट्रीट करना है बस। वो तो नाम ले रहा है कि हाँ आप यहाँ पे आइए, या फिर जो है, तो रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है लेकिन वो सप्लीमेंट्री है, वो एक फाउंडेशनल वैल्यू नहीं है। चलिए हम दूसरा बता रहे हैं, चूज करिएगा। पंक्चुअलिटी, इंटेग्रिटी, एम्पैथी और करेज। जुडिशरी में करेज का कोई कनेक्शन नहीं हुआ। इंटेग्रिटी हुई। इंटेग्रिटी क्या है? सत्यनिष्ठा, ईमानदारी का हाईएस्ट लेवल होता है, एक जज के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इस तरीके से ऑनेस्टी हो गया, इंटेग्रिटी हो गया, ऑब्जेक्टिविटी हो गया कि हाँ जज के सामने उसका बेटा भी है तो फिर भी वो ईमानदारी से अपनी न्यायिक प्रक्रिया को अंजाम दे रहा है। इम्पार्शियलिटी हो गया कि उसके घर का, उसके जान पहचान का भी कोई हो, फोन कहीं से है कि उसको देख लेना, थोड़ा कम सजा दे दो, कुछ नहीं, मतलब उसको इम्पार्शियलिटी। ठीक है ना? या फिर मान लीजिए मिलिट्री की बात हम लोग करें, मिलिट्री में फाउंडेशनल वैल्यूज क्या हो गई? मिलिट्री में फाउंडेशनल वैल्यू हो सकती है आपकी करेज। अगर जिसके अंदर करेज ही नहीं है तो क्या वो फौज में जा सकता है? वो तो डर के जाएगा ही नहीं कि हम जाएंगे, पता चला पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो क्या होगा। कोई एकदम मोटा धोंधू सा आदमी, आप उसको फौज में भर्ती कर लीजिए, लेजी काहिल आदमी है, वो कैसे जंग लड़ेगा? तो फिटनेस हो सकती है आपकी फाउंडेशनल वैल्यू आपके आर्म्ड फोर्सेस के लिए। डिसिप्लिन होना, टीम के साथ काम करना, टीम स्पिरिट, ये हो सकता है। या मान लीजिए आपको बिजनेस में जाना है। हाँ, हाँ पंक्चुअलिटी जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसके अलावा आपके नोट्स में दिया हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप दिया हुआ है, यानी कि जो ये कारोबारी हैं, आम भाषा में समझिए, व्यापार करने वाले जो लोग हैं, बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन मतलब जो ये छोटी मोटी दुकानें चलाते हैं वो नहीं, जिनके पास मान लीजिए फैक्ट्रीज हैं, कुछ नया काम कर रहे हैं, इनके लिए क्या फाउंडेशनल वैल्यूज होंगी? सबसे बड़ी फाउंडेशनल वैल्यू हो गई इनोवेटिव। इनोवेशन होना चाहिए। आपने कहा, आपने देखा कि सर्फ एक्सल या सर्फ एरियल मान लीजिए डिटर्जेंट पाउडर है, आपने देखा कितना बिक रहा है, आपने भी सोचा कि हम भी बनाते हैं, हम भी बेचते हैं। आपने ठीक वैसा ही बनाया, लगभग उतने ही रेट में, और आप बना के बेच रहे हैं। नॉर्मल बात है एकदम।
क्या इनोवेशन है इसमें? फालतू बात है। लेकिन आपने देखा उसमें कि आप ये सोचिए कि हाँ एरियल इतना डिटर्जेंट पाउडर बेच रहा है, इतने में बेच रहे हैं, हम ऐसा क्या करें कि उसके रेट से आधे रेट में और उससे बेहतर क्वालिटी का हम पब्लिक को मुहैया करें। और आप उस पर दिमाग लगा रहे हैं और फाइनली आपने कोई ऐसा फार्मूला तैयार कर लिया और आप बेचना शुरू कर दिए। इनोवेशन हो गया, फाउंडेशनल वैल्यू हो गई आपके कारोबार के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए। वॉशिंग मशीन में आप 20 लीटर पानी खर्चा कर रहे हैं उसको रेंज करने के लिए, खंगालने के लिए कपड़े को। आप फिर एक दिन अचानक बैठे बैठे सोच रहे हैं कैसे कैसे क्या किस फार्मूला पे एक मशीन तैयार करें कि 1 लीटर पानी में हम 20 कपड़े धो दें, वो भी बिना डिटर्जेंट के। आप फार्मूला तैयार कर रहे हैं, हो सकता है 2 साल बाद आपने एक मशीन बना ली। इनोवेशन है ना। तो इनोवेटिव होना ये फाउंडेशनल वैल्यू है एंटरप्रेन्योर के लिए। परसिवरेंस होना, परसिवरेंस यानी कि आपको पता चला अचानक कि 2 लाख का 20 लाख का घाटा हो गया, कंपनी घाटे में चली गई, आप लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने सभी एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा किया और आपने मोटिवेट किया और सबने कहा कि हाँ मिलजुल के आगे बढ़ के काम करिए। परसिवरेंस, ठीक है। तो ऐसी फाउंडेशनल वैल्यूज़ हो सकती है। लास्ट जो बची फाउंडेशनल वैल्यूज और जो कि हम लोग को आगे अब डिटेल में पढ़नी है, वो है सिविल सर्विसेज के लिए। सिविल सर्विसेज के लिए जो फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं वो थोड़ा सा देखिए कि हम लोग को जो है 6 ग्रुप में फाउंडेशनल वैल्यूज़ पढ़नी है। हम फिलहाल यहाँ पे शॉर्ट इंट्रो दे रहे हैं, ठीक है, कल इसको डिटेल में पढ़ा जाएगा। ग्रुप 1 में आपका आ जाएगा इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या है? ईमानदारी। ईमानदारी ये है कि आपको 5 रुपए मिले और आपने वो 5 रुपए ढूंढ के किसी को दे दिए, मतलब किसी को नहीं, जिसके उसको आपने दे दिए, आपको ज़रूरत थी। अच्छा इसको छोड़िए, जैसे एक कहावत आप लोग सुने होंगे ना कि कोई ईमानदार तभी तक है जब तक कि उसको बेईमानी करने का मौका नहीं मिला, ठीक है। तो जिसको बेईमानी करने का मौका नहीं मिला वो क्या है? वो हो गया आपका ऑनेस्ट। ये आपकी ऑनेस्टी हो गई कि उसको मौका नहीं मिला तो वो ऑनेस्ट है। और जिसको बेईमानी करने का मौका मिला, एकदम खुलेआम बेईमानी वहाँ कर सकता था, ना वो पकड़ा जाता, ना किसी के सामने बेइज्जती होती, वहाँ पे भी अगर वो इंसान ईमानदारी दिखा रहा है तो वो हो गई इंटेग्रिटी। तो ठीक है। तो ग्रुप 1 में हम लोग क्या पढ़ना है? इंटेग्रिटी पढ़ना है और ऑनेस्टी पढ़ना है यानी कि ईमानदारी। और फिर पढ़ना है प्रोबिटी। प्रोबिटी भी एक तरीके की ईमानदारी है जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या कि आप कह लीजिए कि आपकी सेवा में जो भी आप जॉब में जाएंगे उसमें इस्तेमाल होती है। ग्रुप 2 में क्या है? ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी शुरू में पढ़े हैं ना आप, तो ऑब्जेक्टिविटी पढ़ेंगे, इसमें इम्पार्शियलिटी पढ़ेंगे। इम्पार्शियलिटी का जिक्र पहले नहीं है। पार्शियल होने का क्या मतलब है? झुकाम होना, किसी खास व्यक्ति समुदाय की तरफ आप पार्शियल हैं, ठीक है। एक खास झुकाव है आपके प्यार की वजह से, आपके लगाव की वजह से हो सकता है। वो एक टीचर है, किसी एक स्टूडेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, बस वो क्या है? पार्शियलिटी है। कि सामने वाला मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ रहा है उसको चुप करा दे रहे हैं, उसका फेवरेट स्टूडेंट पूछ रहा है तुरंत उसका जवाब दे रहे हैं, पार्शियलिटी हो गई है। इम्पार्शियलिटी क्या है? कि आप इस तरीके का भेदभाव ना करें। तो ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी, इसके अलावा एक वर्ड आता है नॉन पार्टीशनशिप। और इसके अलावा एक जो तीसरी तीसरी नहीं, फोर्थ नंबर पे जो है वो है न्यूट्रलिटी। ये सारी चीज़ें किस में आ गई? ये सारी चीज़ें आ गई आपके ग्रुप 2 में। नॉन पार्टीशनशिप क्या है? नॉन पार्टीशनशिप है कि आप किसी भी पार्टी या किसी भी ग्रुप से जुड़े हुए नहीं हैं। मान लीजिए कोई आप आईएएस बन गए, आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। अब जैसे हमारे यहाँ भी एक प्रोग्राम होने वाला था पिछले संडे को, वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया अचानक से। फ़ोन आया थाने से, ग्रुप में एक बार भेजे थे हम, एक युवा संवाद करके प्रोग्राम था, थाने से फ़ोन आया। तो इंस्पेक्टर के पास वो परमिशन लेने के लिए बुलाया गया, परमिशन लेने गया तो वो दाढ़ी वाले थे जो परमिशन लेने गए, तो देखते ही जो है अपने मन में फालतू की बातें, एकदम संघी विचारधारा के जो है नफरती आदमी की, हाँ
आप लोग क्या जो है करा रहे हैं, ये फालतू का भी कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, कोई नाराबाजी करेगा। तो ये हुआ कि नहीं, ऐसा नारेबाजी वाला प्रोग्राम तो नहीं है। नॉर्मली जो है युवाओं की बात होगी, आजकल इतनी खुदकुशी कर रहे हैं, शराब वराब पी रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हाँ आप लोगों में क्या होगा, आप लोगों मुसलमानों में तो ये हालत है, बैठ के बस जो है घूमते रहते हैं, चोरी चकारी करते हैं, दंगा करते हैं, उधर कांवड़ियों पे देखिए पत्थर मारा जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, ऐसे बताइए। वो पुलिस वाला जो है बोल रहा है खुलेआम। फिर वो पूछे कि आप लोग बताइए अपने बारे में, तो इन्होंने बोला कि हाँ हम लोग जो है मदरसे से पढ़े हुए हैं। तो फिर मदरसे पे वो पहुंच गया कि हाँ मदरसे में ये होता है वो होता है, क्या पढ़ते हैं आप लोग को कुछ कानून की समझ वमझ थोड़ी होगी, मदरसे में पढ़े हैं तो। ये कैसी विचारधारा है, ये सब कहीं का इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो इसीलिए आईएएस या आईपीएस या कोई भी गवर्नमेंट जॉब आप कर रहे हैं, अब चूंकि वो देखिए इंस्पेक्टर है ना, वो भी एक तरीके से सिविल सर्विस है वो। अब बताइए कि एक पुलिस इंस्पेक्टर वो इस तरीके से बात कर रहा है, तो वो समाज में किस तरीके से न्याय करेगा? कोई न्याय की उम्मीद हो सकती है उस इंसान से मुसलमानों के प्रति? बिल्कुल नहीं हो सकती। ऐसा क्यों है? क्योंकि पार्टीशनशिप में वो इन्वॉल्व होते हैं, किसी एक पार्टी या फिर किसी एक समुदाय की तरफ उनका झुकाव होता है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? नॉन पार्टीशनशिप होना चाहिए, जो भी अधिकारी है, जो सेवक है। तीसरी चीज़ न्यूट्रलिटी, वही हिंदू मुसलमान वहाँ पे ना करता, वो न्यूट्रलिटी से कहता है कि ठीक है आप लोग परमिशन ले लीजिए, बस ध्यान दीजिएगा कि कोई नारेबाजी ना हो, ताकि कोई दंगे वंगे का चांस ना हो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने न्यूट्रलिटी फेंक दी, वहाँ से भाड़ में भेज दी, और मुसलमान होने के नाते उन्होंने प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। तो ग्रुप 2 में ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा ग्रुप 3 में हम लोगों को पढ़ना है एम्पैथी। एम्पैथी क्या है? दूसरों के दिमाग को समझने की शक्ति, आप समझ रहे हैं। इसके अलावा आपको पढ़ना है सिंपैथी। सिंपैथी तो आपको जानते हैं, आप बीमार को किसी को देखने गए, आपको आपने उन बीमार को देख के मन में एक फीलिंग लाई, धारणा लाई कि हाँ बेचारे तकलीफ में हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए। ये आपकी हो गई सिंपैथी। तीसरी चीज़ इसी में है टॉलरेंस। टॉलरेंस टॉलरेंस का हिंदी वर्ड बड़ा खतरनाक है, निकलता नहीं है। टॉलरेंस का मतलब बर्दाश्त करना, ठीक है, उर्दू में समझिए, बर्दाश्त करना। एक कहीं पे भी आप रह रहे हैं, सामने वाले की बात को, उनके कल्चर को, उनके रहने सहने के तरीके को आप बर्दाश्त कर रहे हैं। बर्दाश्त का मतलब ये नहीं कि जुल्म बर्दाश्त करना। यहाँ पे बर्दाश्त का मतलब है कि थोड़ा 19-20 करके चीज़ें एडजस्ट करने का सेंस है यहाँ पे। तो ये चीज़ होनी चाहिए। और फोर्थ जो है वो है कंपैशन, करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए आपके अंदर, खास कर उन लोगों के लिए जो समाज में दबे हैं, कुचले हैं, आर्थिक रूप से या फिर सामाजिक रूप से। फिर आपका आ जाएगा ग्रुप 4। ग्रुप 4 में आपका आ जाएगा परसिवरेंस, यानी कि आप अपने फैसले पे, अपने पेशेंस पे टिके हुए हैं। ठीक ना? तो अगला पेशेंस भी इसी में है। आपने कोई फैसला लिया, आप सब्र करके उस फैसले पे लगे हुए हैं। एक बार असफल हुए, दूसरी बार कोशिश करें, तीसरी बार करें, चौथी बार करें। इसीलिए कहा जाता है कि सक्सेसफुल होने के लिए हार्ड वर्क, पेशेंस, इन सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरत होती है परसिवरेंस की। परसिवरेंस अगर नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि आप बार बार अपने आप को भटका रहे हैं। आपने शुरू किया, छोड़ दिया, सही नहीं लगा, फिर दूसरा रास्ता पकड़ा आपने, सही नहीं लगा, छोड़ दिया आपने, फिर तीसरा रास्ता पकड़ा। और वहीं उस इंसान को देखिए जो फेल हो रहा है, बार बार उसमें कोशिश किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे, और वो इंसान लगातार निरंतर चलते रहने की वजह से सक्सेसफुल हो गया। तो परसिवरेंस एक ज़रूरी चीज़ है। परसिस्टेंस जो है, परसिस्टेंस भी इसी से रिलेटेड है, वो भी ज़रूरी है। और इसके अलावा फोर्टिट्यूड, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ग्रुप 4। क्या क्या हुआ ग्रुप 4 में? परसिवरेंस, पेशेंस, इसके अलावा जो है परसिस्टेंट और फोर्टिट्यूड। अब बचा कितना? ग्रुप 4 था ये, 5th। G5, इसमें आपका आ जाएगा कमिटमेंट। आपने कमिट जो किया उसको आप पूरा कर रहे हैं, कमिटमेंट। डेडिकेशन, आप जो फैसला कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं, जो आपका गोल है, जो उद्देश्य है, उसके प्रति आप एकदम डट जाइए, आपका डेडिकेशन। स्पिरिट ऑफ सर्विस, जैसे टीम स्पिरिट होती है ना,
स्पिरिट नहीं है, एक जोश नहीं है, एक ज़ील नहीं है, तो फिर आप उसमें बेहतर काम नहीं कर पाएंगे। और लास्ट है वो है करेज, करेज ऑफ कन्विक्शन। फिर है आपका ग्रुप 6। ग्रुप 6 में है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इज ऑलवेज लीगल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलवेज सोशल। अकाउंटेबिलिटी ये है कि आपने किसी का गला काट दिया, आप अकाउंटेबल हुए कानून के प्रति और आपको सजा दी जाएगी। आपकी माँ ने आपसे पानी मांगा, आपने पानी नहीं दिया, आप अकाउंटेबल नहीं हुए, आप रिस्पॉन्सिबल हुए मोरली कि आपने एक बहुत ही गैर नैतिक काम किया कि आपकी माँ ने आपसे पानी मांगा, आपने नहीं दिया। ये जवाबदेही क्या है? ये जवाबदेही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो आपने गला काटा या किसी को मार दिया वो अकाउंटेबिलिटी। आप जवाबदेह होंगे किसको? कानून को। लीगली आप जवाबदेह हैं। तो जहाँ लीगली जवाबदेह है ना, वहाँ अकाउंटेबिलिटी होती है। जहाँ आप सोशली जवाबदेह हैं सामाजिक तौर पे, वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब एक कह लीजिए कि कोई भी चीज़ छुपी नहीं होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी बहुत बेहतर होती है। जैसे कि अब जैसे पीएम केयर्स फंड की बात हो रही थी कि इतना फंड गया कोरोना में, इस जो है फंड में, पीएम केयर फंड में कहाँ गया सारा पैसा? इल्ज़ाम ये लगाया गया अपोजिशन की तरफ से कि वो सारे पैसे बीजेपी ने अपने पर्सनल खर्चों में खर्च कर दिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर हम चाहते हैं चीज़ें बेहतर तरीके से हों तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर सच में बीजेपी ने वो पैसे अपने पर्सनल खर्च में जो है इस्तेमाल नहीं किए, तो फिर वो ट्रांसपेरेंट जो है एक डेटा दे दें कि हाँ देखिए हमने यहाँ यहाँ इस्तेमाल किए, क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो सवाल उठ रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी होती है। और लास्ट इसमें जो है वो ट्रस्ट वर्दीनेस। ट्रस्ट वर्दीनेस यानी कि भरोसे के काबिल होना, ट्रस्ट वर्दीनेस। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं। ग्रुप 7 एक पे है, उसमें एक ही चीज़ है, वो है आपका एनोनिमिटी। एनोनिमिटी यानी कि जो है अनामिका, एक नेम आता है हिंदुइज्म में लड़कियों का, मतलब बिना नाम की जो चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं एनोनिमस। एनोनिमस बना है एनोनिमिटी से। आप किसी भी जॉब में हैं, किसी प्रोफेशन में हैं, तो आपको एनोनिमिटी को फॉलो करना होता है। आपको ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करना होता है। सिंघम नहीं बनना है कि आप रोड से किसी को पकड़ते हुए आके कुछ भी फैसला कर दें अचानक। मीडिया से, इंटरव्यूज से, इन सब से बचना होता है। अपनी चीज़ों को थोड़ा सा दबा के रखना होता है। तो ये सारी वैल्यूज़ हम लोग पढ़ेंगे कल।